नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि डेफ बच्चों के लिए टीचिंग लैंग्वेज के सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज क्या है। टीचिंग लैंग्वेज से पहले हम लैंग्वेज को जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो होती है वो एक माध्यम है किसी चीज को या अपने थॉट को किसी के सामने शेयर करने का, जिस माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो इसमें टीचिंग लैंग्वेज क्या है ये जानते हैं। टीचिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ imparting knowledge and skills related to a particular language. This can encompass various aspects depending on the context. शिक्षण भाषा में किसी विशेष भाषा से संबंधित ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया शामिल है। इसके संदर्भों के आधार पर विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। मतलब जो टीचिंग लैंग्वेज है, जब भी हम टीचिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो पहलू क्या है। सबसे पहला जो पहलू है लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण। किस तरीके से हम भाषा का अर्जन करते हैं, किस तरीके से हम भाषा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो टीचिंग द फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, ग्रामर, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। अगर हम एक्विजिशन की बात करें और क्लासरूम की बात करें तो जो फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज होता है जिसमें वोकैबुलरी इंक्लूड होती है, ग्रामर होता है, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक्स होता है, इसके द्वारा हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, या फिर हमें जिस तरीके से एटमॉस्फेयर मिलता है, अपने आस पड़ोस में जैसा वातावरण मिलता है, उस तरीके से हम लैंग्वेज को अर्जित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार स्किल्स। जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करते हैं, जितना ज्यादा बातचीत लोगों से करते हैं, जितना ज्यादा अपने थॉट और आइडियाज को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उतना हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक महत्वपूर्ण पहलू है लैंग्वेज को सीखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है या फिर लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक टूल की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं एक साधन की तरह होता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार को, अपनी सूचनाओं को एक आदान प्रदान कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शेयर कर सकते हैं। जो माध्यम होता है वो हमारा लैंग्वेज होता है। टीचिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो टीचिंग लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा एक्विजिशन स्किल्स की जरूरत होती है कि किस तरीके से हम लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं, यानी कि रिसेप्शन स्किल्स, किस तरीके से दूसरों के द्वारा बोली गई या अपने वातावरण से चीजों को हम एक्वायर करते हैं। दूसरी चीज रिसेप्टिव स्किल्स होती है कि किस तरीके से जो एक्वायर की गई लैंग्वेज है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करते हैं उतना ज्यादा हम लैंग्वेज सीखते जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। डेफ बच्चों के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। डेफ बच्चों को काफी समस्या होती है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको काफी समस्या होती है लैंग्वेज को अर्जित करने के लिए। लैंग्वेज के अर्जन के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से उनको हम लैंग्वेज सिखा सकते हैं और उनके सिद्धांत क्या हैं। तो पहला जो सिद्धांत है, सबसे पहले तो जो सिद्धांत है उसको पाउल एंड क्विजली ने 1984 में दिया था, जिसके बहुत सारे 9 प्रिंसिपल हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रिंसिपल है यूज ऑफ मल्टी सेंसरी चैनल। मल्टी सेंसरी का मतलब जो जितनी भी हमारी संवेदी ऑर्गन होते हैं या फिर जो हम कह सकते हैं संवेदी चैनल होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करें तो उनका एक सेंस अफेक्टेड होता है, ऑडिटरी सेंस अफेक्टेड होता है, उनको सुनाई कम देता है या बिल्कुल नहीं देता है। तो इस वजह से वो चीजों को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन कम कर पाते हैं। और जब वो लोगों से कम्युनिकेशन कम कर पाते हैं तो उनका जो वर्बल स्किल्स होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। वर्बल स्किल्स अफेक्टेड होने की वजह से उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सीमित होती है। लेकिन अगर ऑडिटरी स्किल्स उनकी अफेक्टेड होती है, उसकी जगह पे अगर हम ऑडिटरी का ना यूज करके जो दूसरी स्किल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे जो संवेदी चैनल होते हैं या दूसरे जो सेंसेस होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं लैंग्वेज को सिखाने के लिए। तो विजुअल का कर सकते हैं, और ऑडिटरी तो अफेक्टेड होती है, टेक्टाइल का कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टच के द्वारा। ये बहुत सारे सेंसेस होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं।
दूसरा जो सिद्धांत है वो इस तरीके से, यूजफुल लैंग्वेज शुड बी टॉट टू द चिल्ड्रन। जो यूजफुल लैंग्वेज हो वही हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर हम यूजफुल लैंग्वेज सिखाते हैं तो बच्चा ज्यादा अच्छी तरीके से एक्वायर कर सकता है। चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयर्ड encounter difficulty in communication. Their comprehension and use of the natural day-to-day language is quite restrict. Hence, language which is taught to them should be useful for their day-to-day communication. There would be plenty for such situation throughout the day where the teachers could get an opportunity to link the child's experience with the language. श्रवण हानि वाले बच्चे होते हैं या फिर हम एचआई बच्चों की बात करें तो बच्चों को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनकी जो डे टू डे लाइफ होती है, उनकी भाषा की प्रकृति जो होती है वो लोगों को समझ में नहीं आती है। उनकी समझ और उपयोग काफी प्रतिबंधित होती है, उनको समझने में काफी दिक्कत होती है लोगों के साथ। इसलिए उन्हें जो भाषा सिखाई जाती है उनके दिन प्रतिदिन के संचार के लिए उपयोगी होनी चाहिए। मतलब जो उपयोगी हो कि वो डे टू डे लाइफ में या डेली लिविंग में उसका उपयोग कर सके। पूरे दिन एक ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होंगी जहां पर टीचर को भाषा के साथ बच्चे के अनुभव को जोड़कर अवसर मिल सकता है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो डेली लिविंग के थिंग्स हैं या चीजें हैं, उसको उसका उपयोग करके हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बच्चे को डेली लिविंग की एक्टिविटी करवाते हैं तो हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा उन चीजों के बारे में क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे क्या होता है उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है। और जितनी ज्यादा वोकैबुलरी बढ़ेगी उनके शब्दों का भंडार बढ़ेगा और लैंग्वेज वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, मीनिंगफुल सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट शुड बी यूज्ड। मीनिंगफुल सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट शुड बी यूज, मतलब जो मीनिंगफुल सिचुएशन होती है या जो संदर्भ होता है उसका उपयोग करके हम भाषा को सिखा सकते हैं। तो लैंग्वेज इज बेस्ट एक्वायर्ड एंड लर्न व्हेन इट इज thought is a meaningful situation. In fact, language thought out of context would not be learned meaningfully and children will not use it when required. Effective use of technique of language development provide a lot of such opportunities. The verbs like wash, cut, peel, etc. would be taught in real life situation. Even tense could be taught with context. भाषा सबसे अच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती है और सीखी जाती है। इसके लिए जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है वैसा बच्चा सीखता है। जब इसे एक मीनिंगफुल सिचुएशन में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है तो वास्तव में संदर्भ से बाहर सिखाई जाने वाली भाषा को सार्थक रूप से नहीं सीखा जाएगा। बच्चे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग नहीं करेंगे। भाषा विकास की तकनीकों का प्रभावी उपयोग ऐसे बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, पील कर रहे हैं, किसी चीज को कट कर रहे हैं, छील रहे हैं, आदि जैसी क्रियाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सिखा सकते हैं। यहाँ तक कि तनाव को संदर्भ के साथ पढ़ाया जा सकता है। मतलब जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को सिखाएंगे कि ये ऐसे होता है, इसका उपयोग इसमें होता है, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन होती है उसका उपयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कोई घटना होती है या कोई भी चीज होती है तो उसका उपयोग करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं और उस सिचुएशन को मीनिंगफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ के बिना भाषा मौजूद नहीं हो सकती। मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती। टीचर्स आर therefore suggest during early training not to use context less paternalized sentence which are of no help to children, like this is a cat, cat has a four-leg, cat has no tail, it drink milk, etc. Nobody use such language in day to day communication. मतलब जब भी हम कुछ सिखाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग देते हैं तो हमें ये सुझाव दिया जाता है कि कम संदर्भ वाले वाक्यों का, पैतृक वाक्यों का उपयोग ना करें जो बच्चों के लिए मदद नहीं करते। जैसे ये एक बिल्ली है, बिल्ली के चार पैर हैं, या बिल्ली की एक पूंछ होती है, ये दूध आदि पीती है। यदि कोई दिन प्रतिदिन के संचार में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता है तो वो नहीं सिखाई जानी चाहिए। मतलब जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं या जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं बच्चों को, वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अ, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम उस
एक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम उस एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे, बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उसे लैंग्वेज उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। Language should be considered as means to an end rather than an end in itself. भाषा को अपने आप में एक अंत के बजाय अंत के साधन के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब भाषा एक अंत नहीं है, एक साधन है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। The basic function of language is communicative. However, as we all know, it serves as a tool to undertake social, cognitive, and identity-related फंक्शन। भाषा का मूल कार्य जो होता है वो कम्युनिकेशन करना होता है, यानी कि संप्रेषण होता है। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सामाजिक, संज्ञानात्मक और पहचान से संबंधित कार्यों को करने का एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। मतलब जो लैंग्वेज है वो एक साधन है, अंत नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो और उसका अंत हो जाएगा। वो एक साधन है। हम अपने विचारों को, जितना ज्यादा हमारे विचार हमारे मन में थॉट आते जाते हैं, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज अंत नहीं है, एक साधन के रूप में माना जाना चाहिए। With the student with hearing impairment, many a times teacher focus get restricted only to language. Language is considered as the goal of even the educational system. जो HI बच्चे होते हैं या जो HI स्टूडेंट होते हैं, कई बार टीचर का ध्यान केवल भाषा तक ही सीमित हो जाता है। भाषा को शैक्षिक प्रणाली का लक्ष्य भी माना जाता है। जो भी हम सिखा रहे हैं या जो भी हमारी लैंग्वेज गोल होते हैं, उसका लक्ष्य भी माना जाता है। तो जब भी हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस जाता है, क्योंकि एचआई बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो उनको जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते अक्सर हमारी उनकी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस रहता है। गोल पर होता है बट सबसे ज्यादा फोकस लैंग्वेज पे होता है। Language acquisition is a continuous process and not simply a product of classroom. Language का ग्रहण करना एक सतत प्रक्रिया है, केवल कक्षा का एक उत्पाद। लोग कहते हैं कि क्लासरूम में लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। क्लासरूम में लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, बट इतनी अच्छी तरीके से, जितना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है बच्चा उससे जितनी अच्छी लैंग्वेज सीखता है उतना अच्छा क्लासरूम में नहीं ग्रहण कर सकता। तो क्लासरूम का कोई रिजल्ट नहीं है कि हमने बच्चे को लैंग्वेज सिखाई और वो सीख गया। लैंग्वेज सीखने के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, अवसर बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा अवसर मिलेगा बच्चा उतना ज्यादा और उतनी अच्छी लैंग्वेज सीख पाएगा। The teachers in the special schools are trained to teach language through a variety of techniques. The language learned in the classroom has to be carried forward, transferred, and enhanced outside the classroom situation. This is essential for the concept development. जो स्पेशल स्कूल होते हैं उसमें जो भी टीचर्स होते हैं, उनकी वो भाषा को सिखाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं और उनको ट्रेंड किया जाता है कि किस तरीके से उनको भाषा जाना चाहिए। कक्षा में सीखी गई भाषा को कक्षा की स्थिति के बाहर आगे स्थानांतरित और किया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट के है उसके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि क्लासरूम में तो हम सिखा सकते हैं बट जितना हो सके उतना हम बाहर भी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट शुड बी केप्ट इन माइंड। जब भी हम भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चे की जरूरतों को और उसकी जो इंटरेस्ट होता है या उसकी जो रुचि होती है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। The curriculum of a child is generally fixed. The teacher in the special school may also have to follow fixed syllabus pattern for language teaching, but at no but at no juncture should the child interest and need be overlooked. In fact, it has been stressed that only if a child is interested in something, he or she will learn it properly. एक बच्चे के लिए जब भी कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो वो एक फिक्स होता है, चाहे वो स्पेशल स्कूल का हो या फिर हम इंक्लूसिव स्कूल का बोले, तो किसी भी कोई भी जब कैरिकुलम तैयार किया जाता है तो वो हमेशा एक फिक्स पैटर्न होता है उसका
और उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन किसी भी मोड़ पर बच्चे की रुचि और जरूरतों को कभी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में अगर हम इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके से सीख पाएगा, तो जितना ज्यादा हम उसके इंटरेस्ट पर ध्यान देंगे वो उतना अच्छा सीख पाएगा और वो चीजों को उतना अच्छा एक्वायर कर पाएगा। द गोल ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट। भाषा कार्यक्रम का लक्ष्य स्वचालित विकास होना चाहिए। मतलब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमेशा ऑटोमेटिक होता है। कितना भी हम सिखाएं या फिर आप सोचे कि एक टाइम पीरियड दे दें उसमें सीख सकता, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे बच्चे की नीड होती है, जैसा बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सीख सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन नॉन इम्पेयर्ड हियरिंग चिल्ड्रन टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, नोबडी मेक एंड deliberate in and conscious effort for it. This does not mean that children do not make mistakes. Even hearing children make error of gender, tense, etc. Their parents to unconsciously make use of strategic like modeling, reminding, etc. without distributing the flow of language. जो नॉन इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें जब हम भाषा का विकास की बात करें तो वो ऑटोमेटिक होता है। कोई भी इसके लिए जानबूझकर सचेत प्रयास नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलतियां नहीं करते, सभी गलतियां करते हैं, यहाँ तक कि सुनने वाले बच्चे लिंग तनाव आदि की त्रुटियां करते हैं। जैसे जेंडर चेंज कर दिया या फिर स्ट्रेस में कमी हो गई या फिर बहुत सारे एरर होते हैं जो बच्चों से हो जाते हैं। उनके माता पिता भी अनजाने में भाषा के प्रवाह को परेशान किए बिना मॉडलिंग, याद दिलाना आदि जैसे रणनीतियों का उपयोग करते हैं। जितना ज्यादा हम बच्चे को मॉडलिंग करवाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं चीजों को, स्ट्रेटेजी से हम लैंग्वेज सिखाते हैं, उतनी अच्छी तरीके से लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है बच्चा। Language is considered truly acquired when the child uses spontaneously. भाषा का वास्तव में तब अधिग्रहित माना जाता है जब बच्चा इसे सहज रूप में उपयोग करने लगता है। मतलब जब भी बच्चा, अगर भाषा का पूर्ण तब माना जाता है जब बच्चा आसानी से शब्दों को वाक्यों में संजोने लगता है या फिर वाक्यों का उपयोग करने लगता है। The definition of language stress that it used to convey thought, ideas, and feelings. These mental processes are spontaneous if the child has good command over language. Hence, a child need to use language spontaneously as per the needs of the context. भाषा की परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि इसका उपयोग विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये मानसिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं बहुत ज्यादा सहज होती हैं। यदि बच्चे की भाषा पर अच्छी पकड़ है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से भाषा को फ्लो में यूज कर सकता है। इसलिए एक बच्चे को संदर्भ की जरूरतों के अनुसार सहज रूप से भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा पकड़ अच्छी होगी उतना ही फ्लो में, उतनी ही रफ्तार में, उतनी ही बिना गलती किए बच्चा भाषा को अभिव्यक्त कर सकता है, भाषा को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट होता है उसको उपयोग करके हम बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। और हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें सिखानी चाहिए, जिससे कि क्या होता है उसकी चीजों पर पकड़ या भाषा पर पकड़ अच्छी होती है। It is therefore stated in preceding paragraph that language has to be taught in context and in meaningful situation. At such time, the parents, caregivers, and teachers should be constantly provide the child the necessary language. For example, if the teacher or the parents feel that the child has lost pencil and is not able to find it, they should immediately give the language of where is your pencil? Can't find it. They can also undertake modeling imitation, that is, they could actually model out, say it, and ask the child to imitate. मतलब जितना ज्यादा हम संदर्भों का उपयोग करते हैं, जितने भी चीजें पढ़ी, जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े, उसमें क्या है कि जो सार्थक परिस्थिति होती है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे में समय में जो माता पिता होते हैं उनको देखभाल करने के लिए हमेशा पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को आवश्यक भाषा सिखा सकें। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक या माता पिता को लगता है कि बच्चे ने पेंसिल खो दी, फॉर एग्जाम्पल,
ये एग्जाम्पल है, इसे खोजने में सक्षम नहीं है, फिर उन्हें तुरंत भाषा बोलनी चाहिए। ओह, आपकी पेंसिल कहाँ है, ये नहीं मिल रही है। तो इससे क्या होता है, बच्चे मॉडलिंग करते हैं, नकल करते हैं, और यही है वास्तव में वो मॉडल आउट कर सकते हैं और बच्चे को उसकी नकल करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा इमिटेशन से बहुत ज्यादा सीखता है। जितना ज्यादा पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चा उनकी लैंग्वेज को नकल करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो भी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, उसका यूज करके हम भाषा को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम एचआई बच्चे की भाषा की बात करते हैं, तो उसको भाषा सिखाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा। बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले नहीं होता है। लेकिन अगर लेट आइडेंटिफिकेशन होता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना अ, जल्दी इंटरवेंशन हो जाएगा, उतना ज्यादा हम बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से भाषा सिखा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। आपकी जो भी कंफ्यूजन है मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।